जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे 2024 की जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो ये क्लास जीके जीएस की मोस्ट जो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगी। तो आप इस क्लास को पूरा करिएगा और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपका क्या स्कोर हुआ है और आपके ये पेपर से रिलेटिव 2019 के पेपर से रिलेटिव आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की संसद का नाम क्या है। भारत की संसद का नाम पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की संसद का नाम संसद ही है। तो ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। और देखो कांग्रेस जो है ये किस देश की संसद का नाम है, अगर पूछ दिया गया तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये अमेरिका की संसद का नाम है। ठीक है। अब देखो डाइट यहाँ पे दे रखा है, डाइट ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर दोनों एग्जामों में पूछा जा सकता है, जा चुका है। हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ लिया जाए। तो आप याद रखना डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है। कहाँ की? जापान की संसद का नाम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आपने नोट किया होगा। और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी देता हूँ, अगर आपको पता करना है कैसे मिलेगी पीडीएफ, तो उसके लिए आप बस कुछ 10 क्वेश्चनों तक, मात्र 10 क्वेश्चनों तक क्लास में रुक जाइएगा और मैं आपको बता दूंगा आपको फ्री पीडीएफ कैसे मिल पाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब आपका, देखो ये शेरों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखना। और मैं बता दूं ये कहाँ पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और देखो मध्य प्रदेश में आपका एक शायद कूनो नेशनल पार्क भी पड़ता है ना, जहाँ निमामिया से 8 चीते आए थे। क्या? निमामिया से 8 चीते आए थे, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये भी आप याद रखना। और देखो मध्य प्रदेश से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे ज़्यादा जंगल जो हैं वो भी आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और देखो मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा दाल पैदा होती है, दाल। और देखो मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन जो है ये भी मध्य प्रदेश में पैदा होता है। और देखो सोयाबीन की वजह से इस मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो देखो जो पूछा जा सकता है वो याद रखना आपका कौन सा हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। और देखो गुजरात में आपका कौन सा? गिर नेशनल पार्क, तो ये भी आप याद रखेंगे, गुजरात में गिर नेशनल पार्क। अब मैं आपसे एक पूछता हूँ, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है? ये आप मुझे क्या करेंगे, आप भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो जो मोदी यादव, जो कि मुझे लगभग लगता है कि वो मुझे हर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और देखो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब करिएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? देखो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन डेल्टा, ये देखो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन ए लगा देना, बिल्कुल सही जवाब। और देखो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा तो वो आपका सुंदरवन डेल्टा है, ये भी आप याद रखेंगे। और भारत में है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज देखो थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, तो कुछ बच्चे क्लास को बीच में छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। और सभी क्वेश्चनों को देखना है क्योंकि ये आपके लिए आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रीवियस ईयर जो आपका 2019 में एग्जाम हुआ था वहाँ से आज ये प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो मेरे भाई ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण क्या बोलते हैं, जो उनकी मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, तो वो कुशीनगर में हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है।
किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो देखो कौन सा वो राज्य है जहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या मतलब 100 जैसे कि 1000 यहाँ पे पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या इससे अधिक है, तो वो आपका केरल है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और देखो कम अगर पूछेगा तो आप हरियाणा लगा देना, ठीक है, और ज़्यादा पूछेगा तो आप केरल लगाना है। और देखो 2011 की जनगणना से आपसे प्रश्न दोस्त जरूर पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, 2011 की जनगणना को एक बार गूगल पे पूरा चेक कर लेना, और साथ में मैं आपको जितना हो सकेगा उतने सारे प्रश्न करवा दूंगा। बस आप क्या करना है, आप एक बार भाई की क्लास को क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है, लाइक वाला बटन दबा दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, और मैं यही कहूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अपनी क्लास में, नॉन स्टॉप क्लास को करेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष कितना रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष कितना रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो आपको बताना है कितना प्रतिवर्ष, यहाँ पे देखो प्रतिवर्ष लगा दिया है ना, तो इतना ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें गलत नहीं करनी है। तो आप क्या बताएंगे, 1 करोड़, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा आज का अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आप लगा देना 3 जनवरी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको आप नोट कर लो, आप अगर कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं। देखो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, यहाँ पे जब 15 जनवरी दे रखा है तो हो सकता है कि कोई पेपर के अंदर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखना थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या होता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी थी, तो इसलिए इसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और ये कौन था भाई? ये जो फाहियान था ये कहाँ का था? तो आप अगर पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो क्या था भाई? ये चीनी यात्री था, चीन से आया था, तो याद रखना चीनी यात्री था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। और देखो हेनसांग अगर पूछेगा तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन? हेनसांग अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आप ये याद रखेंगे। और चाणक्य जी तो आपको पता ही होंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री थे, तो ये भी याद रखेंगे। और देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य भी थे, उन्हें पढ़ाया था, और उन्हें कह सकते हैं हम कि शून्य से सम्राट तक का सफ़र भी चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी ने ही तय करवाया था। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि गुप्त वंश का वह कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण से रोका? देखिए अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि गुप्त वंश का वह कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण से रोका? तो वो भाई कौन था? तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब लगा देंगे अपना स्कंदगुप्त, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और देखो मैं आपको बताऊं स्कंदगुप्त हो ही जाएगा। अगर आपसे मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को लगा देना है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को लगा देना है। और देखो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी दिए गए हैं, तो इनके सम्मान में मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो चलते हैं दोस्त, बिल्कुल भाला को वहाँ तक फेंकेंगे जहाँ तक हमारा गोल है, और हम अपने गोल तक जरूर एक दिन पहुँचेंगे, ये हमें जरूर विश्वास है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो भाई किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना मोहम्मद
मोहम्मद शाह, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। एक नाम और था इसका, अगर पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, तो आप नोट करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, रंगीला। ठीक है, क्या रंगीला भी बोलते थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। देखो, मैंने आपसे कहा था कि 10 प्रश्न के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, अगर बाबर से याद रखना जो पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन, वो मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे, आक्रांता बाबर। ठीक है, आक्रांता बाबर को बता देना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आज थोड़ा फास्ट चल रहा है ना। और देखो, अब मैं पीडीएफ बताऊंगा आपको। फ्री पीडीएफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए, या हाय, या जो आपको समझ आए। पीडीएफ के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको पुरानी सी पुरानी सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखो दिया गया, और प्रॉपर जितनी भी पीडीएफ आएंगी सभी मिलेंगे, और वहाँ पे काफ़ी बंदे ज्वाइन हैं, तो आप हो जाना। और देखो, यहाँ पे दिया गया है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था दोस्त, सिराजुद्दौला था। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था, अगर ये पूछ देंगे तो क्या बताओगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था अगर पूछ देगा, तो यार याद रखना है 1757। क्या याद रखोगे, 1757 आपको याद रखना है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था बताओ, नहीं पता है तो याद रखना है यार, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। क्या, गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा गुलाम वंश का, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना इल्तुतमिश। क्या याद रखोगे, इल्तुतमिश याद रखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, कुतुब मीनार भी इसी ने बनवाई थी, जिसका कार्य अधूरा रह गया था। किसने पूरा कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इल्तुतमिश से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो याद रखना इल्तुतमिश की थी। और रजिया सुल्तान जो थी वो क्या थी, वो मतलब कि पहली महिला शासिका थी। ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए। देखो, यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया वो तो बिहार था, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और आंध्र प्रदेश तो मैं आपको रोज ही बताता हूँ कि 1953 में ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो कि आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो देखो, जो प्रथम जनगणना है, मैंने आपको बताया था जनगणना से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, पहले तो आप ये याद रखना कि जो जनगणना है वो हर 10 साल बाद होती है। क्या, हर 10 साल बाद होती है। 2011 में हुई थी, जो कि 2021 में होनी थी, कोविड था, नहीं हो पाई। अब आप क्या बताएंगे, तो पहली जो जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। सन क्या थी, सन आपको जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1872। लेकिन नियमित जो जनगणना हुई थी, अगर पूछ देगा कि नियमित जनगणना कब हुई थी, तो आप तुरंत बताएंगे 1881 में हुई थी। कब हुई थी, 1881 में हुई थी। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना पूछेगा तो क्या बताओगे, तो आपको बता देना है, तो आप बताएंगे 1951 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने प्रश्न बन सकते हैं सिर्फ जनगणना के स्टार्टअप से। अब बाद बाकी जनगणना से क्या बनेंगे प्रश्न, वो मैं सभी आपको कराऊंगा और क्लास के अंदर ही कराऊंगा। बस क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि केरल के राज्यपाल कौन है। देखो, मैं रोज आपसे कहता हूँ राज्यपाल, राजधानी और सीएम याद रखना दोस्त, आपसे जरूर एक प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया केरल के राज्यपाल कौन है, तो आप याद रखना आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। और देखो, ये जो प्रश्न है ना सीएम और सीएम राज्यपाल वाले, इनको एक बार जब पेपर देने जाओ तो एक बार
पूरा गूगल पे चेक कर लेना, क्योंकि अपडेट होते रहते हैं ना, चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है कि कोई चेंज हो गया हो और आपको ना पता हो तो आप गलत कराएंगे, तो ये धोखा नहीं करना है। और देखो, अगर आपसे केरल के सीएम पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? पिनरई विजयन। ठीक है, तो सीएम भी आपको याद रखना है। और आनंदीबेन पटेल ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जी हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना 35 वर्ष। क्या याद रखोगे भाई? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत में सर्वप्रथम मुगल बादशाह कौन था? अभी मैंने आपको बताया भी था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, आक्रांता बाबर। इसका पूरा नाम याद रखा करो, आक्रांता बाबर। ठीक है, और देखो, ये इसका पहला युद्ध याद रखना, भारत में ये जब आया था, इसका पहला युद्ध था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में, जिसे पानीपत का क्या बोलते हैं? प्रथम युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप याद रखेंगे। और देखो, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आप क्या बताएंगे? तो तुरंत याद आपको आना चाहिए कि वो थी फातिमा बीवी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फातिमा बीवी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन थी, जो हाई कोर्ट होता है ना, तो हाई कोर्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ जी जो थी वो हाई कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश थी, और ये हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, जो हाई कोर्ट होते हैं वो अपने अपने राज्य के होते हैं ना, तो ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में कौन थी? तो ये पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये भी याद रखेंगे। और देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा, जो मैंने कल बताया था आपको, कि अगर आपसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट को बता देना है। और सरोजिनी नायडू जी जो थी, ये पहली महिला राज्यपाल थी। और कहाँ की ये राज्यपाल थी? तो याद रखना, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो, यहाँ पे पूछा गया है, दुर्गियाना मंदिर कहाँ स्थित है? दुर्गियाना मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको तुरंत पता होना चाहिए। ये भाई अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो भी स्वर्ण मंदिर भी आपका कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका अमृतसर में स्थित है, तो ये आप याद रखेंगे। देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है, बताइए हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज जो आपका स्थित है वो है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। छत्रपति शिवाजी ने कितनी उम्र में तोरड़ का किला जीता था? छत्रपति शिवाजी ने कितनी उम्र में तोरड़ का किला जीता था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो याद रखना 15 वर्ष की उम्र में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। लेकिन अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सन भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको याद होना चाहिए 1649। क्या बताएंगे? 1649 आप याद रखेंगे, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी है? तो देखो, सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक पूछेगा तो वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, वेद कितने हैं? वेदों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, और आपका यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो ये देखो 4 आपके वेद हैं, आप याद रखेंगे, जिसमें सबसे पुराना धर्म पुस्तक आपकी ऋग्वेद है। अब देखो, अगर सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? महाभारत को बताएंगे। सबसे बड़ा आपका जो महाकाव्य है, जो आपका महाभारत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत को किसने लिखा था, तो आप क्या बताएंगे? तो आप क्या बताएंगे? वेद व्यास जी। बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, वेद व्यास। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कराएंगे। देखो, वाल्मीकि जी ने क्या किया था? यहाँ पे वाल्मीकि जी लिखा हुआ है।
तो वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था, तो इन्होंने रामायण को लिखा था, ये भी आप याद रखेंगे। रामायण को किसने, वाल्मीकि जी ने लिखा था। महाभारत को किसने, वेद व्यास जी ने लिखा था। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। और देखो आपसे एक सबसे पुरानी स्मृति भी पूछी जाएगी। देखिए मैं आपको ज़्यादा समय प्रश्न पे नहीं दे रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ जिनको आप नोट कर लिया करो, जब पढ़ने बैठा करो। देखो याद करना है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, जितना लिखोगे उतना ही याद होगा, ये कन्फर्म है, सुनने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई। तो आप याद रखना, जो आपकी सबसे पुरानी स्मृति पूछी जाएगी वो आपकी है मनुस्मृति। क्या है, मनुस्मृति। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो कल मुझे ना एक भाई का कॉल आया था, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर तो सभी को दे ही देता हूँ, वही मेरे कॉल का नंबर है। तो मुझे कल एक व्हाट्सएप पे कॉल आया था, तो उसने मुझसे पूछा कि भैया कभी कभी ऐसा लगता है कि हार जाएंगे या नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, मैंने उसको भी यही बोला था, सिर्फ 2 लाइनें, और आपको भी बोल रहा हूँ कि रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो। रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद आपकी अधूरी रहेगी। याद रखना दोस्त, अगर नींद अधूरी नहीं रहती है, पूरा सोते हो ना, तो फिर यार सितारा चमकना मुश्किल है। ठीक है। और इसको देखो मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बस आप जैसा मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी उसी दौड़ में हूँ, शामिल हूँ जिसमें आप हो। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक वो रास्ता बताता हूँ कि जहाँ से आप निकल सकते हो इस समस्या से। मतलब समस्या तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ निकल सकते हो, अपने गोल तक पहुंच सकते हो। देखो यहाँ पे दिया गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये 1920 में लागू की गई, 1820 में लागू की गई थी। ऑप्शन ए लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब। और ये कहाँ पर इसका स्टार्ट, मतलब ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आप याद रखना ये मद्रास में हुई थी। कहाँ पर, मद्रास में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो उस टाइम जो क्या कहते हैं उसे, वायसराय जो था वो कौन था, तो वो टॉमस मुनरो था, उसी ने इसको आरंभ किया था। टॉमस मुनरो, याद रखना, ठीक है, टॉमस मुनरो। और देखो यहाँ पे 1896 दे रखा है। 1896 में क्या हुआ था, तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, शायद आपको याद होगा, और ये पूछा भी जाएगा आपसे। और याद रखना एथेंस में, कहाँ पर, एथेंस में। तो ये भी आप याद रखेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। और देखो 1919 13 अप्रैल, ये भी आपसे हो सकता पूछ लिया जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अब अगले प्रश्न की तरफ। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सही जवाब करिएगा फटाफट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए राजा राम मोहन राय जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। राजा राम मोहन राय जी द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की क्या स्थापना की थी, इतना तो पता चल ही गया। अब कब करी थी, यहाँ पे ये पूछ देगा, तो याद रखना 1828, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि आप याद रखना जब कांग्रेस से मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जी अलग हुए थे, तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि खेल के लिए तो आपका पहले दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था। किसे, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोला जाता था। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो वीरता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिल्म के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, तो
फिल्म के क्षेत्र में क्या ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और देखो बुकर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका मैं सही जवाब आपको बताने वाला हूँ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो तुरंत बता देना है, 1968 में हुई। कब हुई थी? 1968 में हुई थी। ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट बताइएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 1900, और दूसरा ऑप्शन देता हूँ 1901, और तीसरा देता हूँ इनमें से कोई नहीं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए यहाँ पे थोड़ा और रह गया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बुकर पुरस्कार है, अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले किसे मिला था तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना सलमान रुश्दी को मिला था। किसे मिला था? सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन, जो इनकी एक पुस्तक थी उसके लिए इन्हें मिला था 1981 में। कब मिला था? 1981 में मिला था। तो ये भी देखो याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1968 में शुरुआत हुई थी। सलमान रुश्दी को पहली बार मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला था। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब यहाँ से कोई भी संदेह नहीं रह गया होगा इस प्रश्न पे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? मैं चीज़ों को वैसे समझाता हूँ जैसे मुझे समझ आता है। मैं भी ये सब पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ ऑनलाइन, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा रिवीजन हो जाता है, मुझे याद हो जाता है और आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है। तो देखो समुद्री जल का जो पीएच मान है वो होता है 8.4। कितना होता है? 8.4, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब अगर आपसे रक्त का पीएच मान पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे रक्त का 7.4। रक्त का पीएच मान आपका कितना होता है? 7.4 होता है। अगर आपसे लार का पीएच मान पूछा जाएगा, लार का, जो लार होती है ना, मुंह से लार निकल आती है, तो जो लार का पीएच मान होता है वो होता है 6.5। क्या होता है? 6.5। मैं आपसे दूध का पीएच मान पूछ रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा। अगर नहीं पता है तो नोट करिएगा 6.4। क्या होता है? 6.4 होता है। आपसे अगर पूछा जाएगा मूत्र का पीएच मान क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बता देना है 4.8 होता है। कितना होता है? 4.8 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या रह गया बताओ। देखो यहाँ पे समुद्र का पीएच मान आपको जल का बता दिया, रक्त का बता दिया, और आपको लार का भी बता दिया, दूध का भी बता दिया, मूत्र का भी बता दिया, और जो शराब होती है, दारू होती है, उसका कितना होता है? उसका शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, 2.4 के लगभग होता है। जो दारू शराब होती है ना, उसका पीएच मान 2.4 के लगभग होता है। और ये एक बार चेक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पहले तो आप कोई कमेंट नहीं करते हो जो कि मैं किसी का कमेंट हाईलाइट करूं, पहले तो कोई आप करते नहीं हो, लेकिन आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपकी स्पीड बढ़ती है। मैं आपको वही बता रहा हूँ यार, जिससे आप अगर देख सकते हो कि मैं आपके साथ वाला आज अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसका क्या रीजन रहा होगा, तो वो यही है कि क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो तुरंत उसे दो ताकि कभी भूलोगे नहीं। तुरंत उसे लिख दो जहाँ भी बोला जाए ताकि आप कभी भी उसे भूलेंगे नहीं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका थी, तो वो कौन सी थी? तो वो थी इंडिया टुडे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, यहीं पे प्रश्न को घुमा देगा कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था आपका द हिंदू। क्या था? द हिंदू। तो ये आप याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 25 प्रश्न आपके हो चुके हैं, 25 आपके बकाया है। आप क्लास में बने रहिएगा, दोस्त छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा? आप अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो तुक्का मारोगे। तुक्का मारोगे माइनस मार्किंग खा जाएगी, तो तुक्का नहीं लगाना है। याद रखना संगणक। संगणक ऑप्शन ए लगा देना है, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो अगर आपसे साइकिल का पूछा जाएगा, साइकिल का आप क्या बताओगे? द्विचक्र वाहिनी। ये आपके साइकिल का हिंदी में नाम है, शुद्ध हिंदी में नाम साइकिल का द्विचक्र वाहिनी। उसमें देखा है ना, दो पहिए ऐसे लगे होते हैं, दो पहिए होते हैं ना, तो ये द्विचक्र वाहिनी हो जाता है। लोहपथगामिनी। लोहपथगामिनी मतलब लोहे के पथ पर चलने वाली कौन है? रेलगाड़ी होती है भाई। कौन होती है? रेलगाड़ी होती है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का मात्रक एसआई क्या होगा। विद्युत आवेश का मात्रक
जिसे SI बोलते हैं वो क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। देखिए मैं इसे आपको एक हिंट देता हूँ, चलिए इसे C से दर्शाया जाता है। चलिए अब बताइए। तो तुरंत भैया मुझे समझ आ गया, आप कूलाम की बात कर रहे हो ना। हाँ भाई मैं कूलाम की बात कर रहा हूँ, कूलाम होगा। लेकिन अगर विभवांतर का पूछ दिया जाएगा SI तो आप क्या बताएंगे, तो उसे V से दर्शाया जाता है, बताइए चलिए, तो वो आपका वोल्ट हो जाएगा। तो ये भी आप विभवांतर का SI याद रखेंगे, वोल्ट होता है। और चलते हैं दोस्त अपने अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है, तो ये आप याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली थर्मामीटर के आविष्कारक हैं। थर्मामीटर का कार्य क्या होता है बताइए। ये बॉडी के टेम्परेचर को नापता है ना भाई। अगर आपको फीवर आ जाता है, आपने देखा होगा डॉक्टर आपकी जीभ के नीचे लगा देता है, वो क्या होता है, थर्मामीटर होता है, जिससे आपका टेम्परेचर पता चल जाता है कि फीवर है या नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा भी। इससे रिलेटिव आपको और ये बता दूँ कि ये जो गैलीलियो था ना, ये जो गैलीलियो गैलीली था, ये कहाँ के थे, तो आपसे अगर पूछेगा तो आप बताना इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे। और इन्होंने इसके जो आविष्कार है वो कब करा था, अगर ये पूछ देगा तो आप क्या बताओगे, तो आप तुरंत बताना 1593। क्या बताओगे, 1593 बताओगे। और देखो PDF के लिए ये आंसर दिख रहा है ना, यहीं पे आंसर लगा देता हूँ, तो याद रखना 1593, ठीक है, आविष्कार किया था। अब देखो यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये मैंने शायद अभी 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। तो याद रखना पूछा जाएगा दोस्त, पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। देखो अल्फ्रेड नोबल जो है, इनसे आपको याद रखना है। इनसे आप क्या याद रखेंगे, आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो अल्फ्रेड नोबल जो है, इन्हीं के नाम पे ये नोबल पुरस्कार दिया जाता है। ये आप याद रखना, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ही नोबल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपका, आपने देखा होगा वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है आपका ट्रांसफार्मर करता है ना, जो देखा हुआ बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, और हर चीज़ के अंदर ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। इसकी खोज किसने की थी, इसका आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, बताइए, नोट करिएगा यार। नोट करिएगा, माइकल फेराडे। ये कहाँ के थे, तो ये विट्रेन के थे। कब किया था, 1831 में इन्होंने आविष्कार किया था, 1831 में किया था। तो देखो यहाँ से जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपके लिए है, सबसे अधिक घनी आबादी वाला नगर है, ये आपके लिए HW है। यहाँ पे आपको फर्स्ट बताना है, सेकंड भी नगर बताना है, और थर्ड भी बताना है कि सबसे घनी आबादी वाला पहला नगर, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, क्योंकि ये मैंने तीनों आपको बताए भी हैं। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि आपेक्षिक घनत्व को किस उपकरण से मापा जाता है। मैंने आज बोला ना, आज की क्लास छोड़ना मत मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे देखिए, आपेक्षिक घनत्व को किससे नापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। किससे, हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। और देखो मैं आपको और बता दूं, वायु की आर्द्रता को किससे नापा जाता है, तो भाई वो मेरे हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से, और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। तो आपका सही जवाब तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन वायु की आर्द्रता के लिए याद रखना हाइग्रोमीटर, और थर्मामीटर मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। और देखो मैं हर क्लास में कहता हूँ, क्योंकि सरस्वती माँ कभी भी विराजमान हो सकती हैं, 24 घंटे में हर किसी की ज़बान पे विराजमान होती हैं। तो जो भी कान मेरी आवाज़ को इस समय सुन रहे हैं, उन सभी को इस बार 110% वर्दी मिल जाएगी। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी ज़बान पे सरस्वती माँ विराजमान हो, और जो भी मेरी आवाज़ को सुन लेगा उसे नौकरी, उसे वर्दी मिल जाएगी, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करती है। तो कौन करता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करती है, तो भाई कौन करती है, तो याद रखना यार, मोमबत्ती करती है। देखा है ना, मोमबत्ती पहले कैसी होती है, जलने से पहले कैसी होती है भाई, पहले तो वो मोमबत्ती सीधा, आपको पता ही होगा, सबका मिश्रण होता है मोम वगैरह का, तो वो धागा पड़ा होता है, तो वो पूरा रासायनिक फॉर्म में होती है। और जब उसे जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है ना। तो याद रखेंगे। जनरेटर क्या कार्य करता है बताओ। जनरेटर जो होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
भाई उसमें डायनामो लगा होता है ना, तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि वो जब चलता है तो बिजली बनती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मोटर क्या करता है, इसमें जब विद्युत आप दोगे तब ये चलेगा, तो विद्युत इसे क्या कहोगे फिर, कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ये आप याद रखेंगे। देखो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सोलर सेल है उसका कार्य क्या है, सोलर सेल का कार्य क्या होता है, बताओ। सोलर सेल का कार्य क्या होता है, वो किस में बदलता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप चलें अगले प्रश्न की तरफ। देखो अब यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि होगी। देखो अदिश राशि और सदिश राशि आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब आपको अदिश राशि पता होना चाहिए, तो पहले तो इनमें बताइए कि आपकी अदिश राशि कौन सी होगी। तो वो आपकी हो जाएगी चाल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अदिश राशि जो है वो आपकी चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब देखो मैं इसके बाद आपको और भी बता देता हूं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो एक तो आपकी चाल होती है, ठीक है, नोट कर लो दोस्त, ये काम आएंगी आपके। देखो दूसरी आपकी द्रव्यमान होती है, ठीक है, दूसरी आपकी द्रव्यमान। देखो मैं लिख देता हूँ यार, मेरे पास पेन नहीं है ना, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो द्रव्यमान आपकी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। अब द्रव्यमान के बाद आपका आयतन आ जाता है, आयतन, आयतन भी आपकी अदिश राशि है, आयतन आ जाता है। उसके बाद आपका कार्य आ जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। आपका कार्य होगा, आयतन होगा, द्रव्यमान होगा और चाल होगी, ठीक है। अब देखो सदिश राशि आपकी कौन कौन सी होती हैं, तो पहली तो आपकी वेग होती है, दूसरा आपका बल भी होता है, ठीक है, वेग भी होती है, बल भी होता है, विस्थापन भी होता है और त्वरण भी होता है। तो विस्थापन, त्वरण, वेग और बल याद रखेंगे, ये आपकी सदिश राशि होती है। और आपकी अदिश राशि आपकी चाल हो जाएगी, और जो भी मैंने बताया है ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान सेबी अध्यक्ष कौन है, वर्तमान सेबी के अध्यक्ष कौन है। देखो ये तो पूछे ही, वर्तमान से आपसे मंत्रिमंडल पूरा पढ़ के जाना दोस्त, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच ऑप्शन ए लगा देना। और इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले जो थे इन्होंने किसकी जगह ली, तो वो थे अजय त्यागी जी, अजय त्यागी जी की जगह इन्होंने ली, किन्ने, माधवीपुरी बुच जी ने। डॉक्टर विवेक जोशी कौन है, अगर आपको पता है तो बताओ फटाफट, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लो। डॉक्टर विवेक जोशी जो है ये जनगणना आयुक्त है। क्या है ये, जनगणना आयुक्त आपके, एक मिनट, हाँ, विवेक जोशी जी जनगणना आयुक्त हैं। तो ये आप याद रखेंगे, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हो भी जाती है तो उसके लिए तो मैं ही पहले सॉरी बोल देता हूँ। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मैं 35 क्वेश्चन के बाद आपको 2 लाइन सुनाऊंगा दोस्त, मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीरा कुमार जी, मीरा कुमार, जो कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और देखो सुषमा स्वराज जी जो हैं ये कौन थी, तो इनसे भी एक प्रश्न बनता है कि प्रथम महिला विदेश मंत्री जो थी वो सुषमा स्वराज जी थी। तो सुषमा स्वराज जी आप याद रखेंगे, प्रथम महिला विदेश मंत्री। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों को समानता का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, ये आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई। अब आप मुझे बताइएगा मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो याद रखना, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो मैं आपको बताऊं, धर्म की स्वतंत्रता जो है ये आपके अनुच्छेद 25 में आती है, ठीक है, धर्म का प्रचार एवं धर्म की स्वतंत्रता। तो ये आप याद रखना दोस्त, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और देखो मैं आपको बता दूं कि जो समानता का अधिकार है ना, समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो 14 से 18 तक आता है। कहाँ तक, 14 से 18 तक, ठीक है। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। और आपसे ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन दिया गया है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित आपका अनुच्छेद जो है वो आपका है 17। तो ये देखो
याद रखना मेरे भाई, हो सकता है कि पेपर के अंदर कहीं से कुछ पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा जो आपके पत्रकार लोग होते हैं तो इन्हें कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये शक्ति प्राप्त होती है कि ये किसी से भी जाके सवाल जवाब करने लगते हैं। तो याद रखना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो याद रखना ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखो इससे मैं संबंधित आपको और बताता हूँ। आप याद रखना कि आपका जो 25 से अनुच्छेद, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक आपका क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता आती है। क्या, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, ये आप याद रखेंगे पहली चीज़। दूसरा आप याद रखना जो आपसे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। आपका आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा 32 में क्या आता है, तो इसमें याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में आता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मेरे भाई अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। कौन सा विकल्प आपके कबड्डी खेल से संबंधित है। तो देखो फीफा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फुटबॉल से संबंधित है। फीफा तो पता ही होगा ना, ये फुटबॉल से संबंधित है। आपका VCCI ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पे AKFI आपका हो जाएगा। AKFI, अब आप मुझसे पूछेंगे कि भैया ये आपने जो AKFI बताया है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बताऊं, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा एमच्योर, ठीक है, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार पेन नहीं है ना, तो इसलिए समस्या हो जाती, वरना मैं सारा कुछ आपको लिख के बता देता। देखो यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका जवाब तो जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्या, सी, मतलब कि 2 सदस्य किए जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो कौन करता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये अनुच्छेद की कौन से अनुच्छेद के तहत करते थे, तो आप क्या बताएंगे, ये अनुच्छेद 331 के तहत करते थे। अनुच्छेद 331 के तहत करते थे। और मैं आपको बता दूं, अब इस प्रश्न को मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इसमें क्या पूछा जाएगा वो भी आपको बताता हूँ। याद रखना कि जो आपका 104वां, ठीक है, क्या आपका जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, ख़त्म हो गया, अब नहीं किया जाता है, ठीक है। ये किया जाता था, लेकिन अब 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस प्रश्न को। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। अब भाई देखो ये प्रश्न थोड़ा आपको परेशान करेगा। आप वैसे तो आप बता सकते थे कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री हो जाता आपका, लेकिन अब यहाँ पे तो केल्विन में पूछ दिया गया है। पता होगा तो बताओगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे। तो याद रखना 273.15 केल्विन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी लगा देना है। और देखो अब यहाँ पे एसआई वालों के लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, जो अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, आप याद रखना दोस्त, आपको ऐसे में 0 लेवल से बिल्कुल जीके जीएस आपका इतना कर्रा करवा दूंगा कि आप भी कहोगे कि भैया पेपर निकल गया, पता भी नहीं चला। देखो केल्विन जो है ये ताप की एसआई है। क्या, केल्विन जो है ये ताप का एसआई है। तो ये आप याद रखना, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हो सकता आपसे पूछ लिया जाए कि केल्विन किसका एसआई है, तो आप बता देंगे कि ये तापमान का एसआई है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेनिन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो लेनिन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी, ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आपको पता होना चाहिए कि वो कौन थी। वो थी अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिभा सिंह पाटिल जी जो थी, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जी, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपाल थी। ठीक है, सॉरी राष्ट्रपाल कह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी थी। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है यार, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और देखो ये आपकी पहली महिला राष्ट्रपति जी थी, तो ये आप याद रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। और देखो सरोजनी नायडू जी जो थी, ये कौन थी, ये मैंने अभी आपको बताया था, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका अमृतसर में स्थित है। अभी अमृतसर में मैंने कुछ और भी आपको बताया था। क्या बताया था? दुर्गियाना मंदिर बताया था ना, तो वो आप याद रखेंगे कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि दुर्गियाना मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। तो तुरंत बता देना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका हावड़ा ब्रिज जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि हावड़ा ब्रिज आपका कोलकाता में है, और दिल्ली में तो आपका लाल किला और इंडिया गेट जो भी है, आप इन सभी को याद रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाएगा कि कब रखा था, कब और किसने रखा था, ऐसे एक ही प्रश्न में पूछ देगा दोनों, तो आप क्या बताएंगे? ये 1541 में शेरशाह सूरी ने रखा था। ठीक है, 1541 में। लेकिन यहाँ पे मुझे याद आया 1540 में कोई युद्ध भी हुआ था। कौन सा हुआ था? मैंने शायद आपको बताया भी था 2 दिन पहले कि कन्नौज का युद्ध हुआ था ना, जिसको विलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, बताया था ना, तो आप याद रखेंगे यार। और देखो यहाँ पे याद रखना कि आपके जो ये शाहजहाँ है ना, शाहजहाँ ने इसे किसके लिए जाना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता था। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अब मेरे भाई हल्दी घाटी का युद्ध फटाफट बताइएगा। तो अगर पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो नोट करो 1576। 1540 में अभी मैंने आपको बताया था। अब देखो 1556 में क्या हुआ था? 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखो 1526 में मैंने आपको बता दिया पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब मुझे बताइएगा 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? आप मुझे बताएंगे 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? आप मुझे बताएंगे 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, 1540 ये रहा, 1556 ये रहा, 1576 ये रहा। देखो 1500 से इन युद्धों से बाहर क्या पूछेगा यार? आपको लगता है कि इनसे भी बाहर पूछ लेगा? ये 1500 की सीरीज है पूरी। अब मुझे बताइए, देखो ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा 1526। तो जब पानी पिया तो खाना भी खाएगा, तो खाना खाएगा तो खानवा के युद्ध हो जाएगा 1527 में। भाई 1 साल पहले पानी पी लिया, 1 साल बाद खाना खा लिया, तो 1527। अब आपका हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, तो ये आपका चंदेरी का हो जाएगा 1528। आपका हो जाएगा कौन सा? घग्गर का युद्ध। भाई पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर का युद्ध आपका 1529 हो जाएगा। और अगर कोई भी मुझसे एरर हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ कि ऐसा हो जाता है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है चीज़ों को। जैसे कि अभी मुझे वहाँ पे बताना था कि 1939 के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, और मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया था 1839। तो ये होता है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं यार। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भाई आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका आया था, पहले जो पेपर हुआ था 19 में, उसका ये वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिया है उस पेपर से, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके JV कृपलानी जी हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। महात्मा गांधी जी, याद रखना, इनकी रोज़ मैं आपको बताता हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विद द तुत, ये पुस्तक जरूर पूछी जाएगी। अब देखो चाणक्य जी से याद रखना अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पे आधारित थी। ठीक है, अर्थशास्त्र जो आपकी है वो कृषि और राज्य व्यवस्था और राजनीति पे आधारित थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चाणक्य जी का 2 नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या विष्णुगुप्त और कौटिल्य, सही बता रहा हूँ मैं?
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर अवगत कराएं। और आप लोग यार कमेंट बॉक्स में बताते नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं सच बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपकी पंचवर्षीय योजनाएं जरूर पूछी जाएंगी, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कब हुई थी, 1551 में प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो जिसका फोकस कृषि पे सबसे ज़्यादा किया गया था। किस पे? कृषि पे सबसे ज़्यादा किया गया था। तो ये आप याद रखना, पूछा जाएगा कि जो मुख्य योजना का उद्देश्य था वो क्या था। जैसे यहाँ पे भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, इसमें भारी उद्योग लगाया गया था। ठीक है, भारी उद्योग से संबंधित है। और ये देखो आर्मी के पेपर में भी पूछा गया था। पंचवर्षीय योजनाएं हर पेपर में पूछी जाती हैं। 2011 की जनगणना हर पेपर में पूछा जाता है प्रश्न आपका, तो ये सब आप याद रखेंगे। और देखो मैं आपको बताऊं, जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो क्या रहा होगा, बताओ मुझे। तो याद रखना 1974 से 1978। क्या बताओगे? 1974 से 1978। ठीक है, 1974 से 1978 आपका हो जाएगा सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध है, क्रांतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से, जो कि यहाँ पे दूध उत्पादन दे रखा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखो इसी टाइम जब ये श्वेत क्रांति लॉन्च हुई थी, उस टाइम में याद रखना इसके साथ में इससे मतलब कि रफ्तार पकड़ाने के लिए एक ऑपरेशन फ्लड भी स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? ऑपरेशन फ्लड भी स्टार्ट हुआ था। तो ये भी याद रखना, आपके काम आएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। और देखो इसका जो सूत्रधार था वो कौन थे, तो वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो तिल जो है ये आपकी पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन आपका जो है ये नीली क्रांति से संबंधित है। पीली नीली। ठीक है, और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और देखो अभी तक यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिएगा, और चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दो। देखो यहीं पे लाइक वाला बटन आ रहा होगा, ऐसे जब आप इसको पूरा बेड़ा करके मतलब इसे देखेंगे, जब क्लास को बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वो आ रहा होगा निशान, उस पर आपको थंब वाला बटन दबा देना है यार, लाइक कर देना है अपने भाई को। और देखो यहाँ पे मैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ, और आप लोग क्या करते हो, आप बिल्कुल भी भाई का ध्यान नहीं देते हो यार। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि BHEL का पूर्ण रूप क्या है। BHEL वेल का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो वेल का जो पूर्ण रूप है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये देखो फुल फॉर्म है, और ये मेरे भाई आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, और आपको पता भी होना चाहिए और आपको बताना भी पड़ेगा। तो देखो और यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, आपसे और भी आपके जो बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि BPCL देखो BPCL बताओ इसका पूरा नाम। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसे यहाँ पे देखो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वैसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब कि HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, HPCL। अब देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ IOC बताओ, तो ये हो जाएगा भारतीय तेल निगम। क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ऐसे याद रखना भारतीय तेल निगम। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, ये आपके जो SI का पेपर था वहाँ पे पूछा गया था। तो आप इसका सही जवाब करिएगा। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो इसे गौपुरम कहा जाता है। गौपुरम या फिर गौपुर या गौपुरम आप लगा देना, आपका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसमें कुछ दोस्त होंगे जो दिल्ली लगा रहे होंगे, कुछ दोस्त होंगे जो सारनाथ को भी टिक करेंगे, कुछ दोस्त होंगे जो आगरा को भी टिक करेंगे। लेकिन जिसने आगरा को किया गलत हो गया, जिसने दिल्ली को किया गलत हो गया, सारनाथ जिसने भी किया उसका
जवाब सही हो गया। सारनाथ कहाँ पड़ता है बताओ? ये वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। किसके? गंगा के किनारे स्थित है। तो देखो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो अशोक स्तंभ का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। कब? 250 ईसा पूर्व। कब कराया था? 250 ईसा पूर्व में अशोक ने करवाया था। और ये देखो क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भाई याद रखना, ये शरावती नदी पर पाया जाता है। कहाँ पर? शरावती नदी पर पाया जाता है। तो इस झरने को क्या बोलते हो आप? इसको जोग या गरसोप्पा बोलते हो ना? जोग या गरसोप्पा बोलते हो ना? तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आपका सही जवाब जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और देखो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको एक लाइन सुनाने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है कि जो मुझे क्लास को छोड़ के चला गया होगा उसे नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन जो अभी तक होगा उसे ज़रूर मिलेगी, और ये आपके लिए अमृत साबित होंगी। कहते हैं ना कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अगर आप फेल भी हो गए हैं या आप कभी जीवन में आपको फेलियर का सामना करना भी पड़े, तो तुरंत मेरी लाइन याद कर लेना कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। और कहते हैं कि सपना क्या है नयन सेज पर, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों, और टूटना है उसका ज्यों, जागे कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। तो दोस्त याद रखना, मैं 5 बार फेल हुआ हूँ आर्मी में। 5 बार फिजिकल एक्सीलेंट मारा है मैंने, एक्सीलेंट। 3 बार मेडिकल और 2 बार फाइनल मेरिट में बाहर हुआ हूँ। पढ़ता नहीं था, क्या था, दलाल के भरोसे बैठा रहता था। आज देखो क्या कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ ना आज भी। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्त, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने कहा था, और याद रखना। और दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे जितने भी फ्यूचर सैनिक हैं सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।